क्योंकि आज जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहीं से आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम स्टार्ट है। आप लोग फोर्थ पेपर का जो पाठ्यक्रम देखोगे तो उसमें पहले विचारक जो दिए हुए हैं उनका नाम क्या है? सुकरात। तो आज से हमारा बिल्कुल टू द सिलेबस अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा। तो 2 दिनों में जो भी कुछ पढ़ा हम लोगों ने एक बार उसको संक्षेप में, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है। तो फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है बुद्धि। तो फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ हुआ? बुद्धि के प्रति प्रेम। अब जिसको हम अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में दर्शन बोलते हैं। और दर्शन का मतलब परम सत्ता से साक्षात्कार करना। तो जिस तरीके से हम सामान्य वस्तुओं को देखते हैं तो भारतीय परंपरा में माना गया है उसी तरीके से हम परम तत्व का भी साक्षात्कार कर सकते हैं और उसको दर्शन की संज्ञा दी गई है। तो ये डेफिनेशंस वगैरह तो हमने आपको पहले लिखा भी दी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्शन शास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है ज्ञान मीमांसा और एक होती है तत्व मीमांसा। तो जब ज्ञान मीमांसा की हम लोग बात करते हैं तो ज्ञान मीमांसा में हम उन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तत्व मीमांसा में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं कि आखिर हम किसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शब्द बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले विचारकों की ज्ञान मीमांसा आपको पढ़ना पड़ेगी, उनकी तत्व मीमांसा भी आपको पढ़ना पड़ेगी। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भाई ये जो दर्शन शास्त्र है इसका पाश्चात्य जगत में उदय कहां हुआ। तो पाश्चात्य जगत में दर्शन का उदय हुआ था यूनान में। और यूनान में सबसे पहले दार्शनिक माने जाते हैं जिनका समय लगभग ईसा पूर्व 600 माना जाता है, वो थे थेलेस। तो थेलेस के बाद तमाम सारे और विचारक आते हैं। ये भी चीज हमने आपको बहुत विस्तार से बताई थी कि जो थेलेस वगैरह थे ये प्रकृतिवादी विचारक थे। और प्रकृतिवादी विचारक कहने का तात्पर्य ये चीज खोजना चाहते थे कि आखिर जगत किससे बना है। तो इन्होंने जगत के निर्माण में किसी अलौकिक सत्ता को मान्यता नहीं दी। इन्होंने प्रकृति के तत्वों जल, वायु, अग्नि, मिट्टी, इसके माध्यम से कहा कि इस जगत का या इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। यहां तक आप लोग पढ़ ही चुके थे अच्छे से। अब इसके बाद कहानी बदलती है। अब कुछ विचारक उस प्रकार के निकलकर सामने आते, यहां से थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं आप लोग भी, जिनका दृष्टिकोण प्रकृतिवादी नहीं था। उन्होंने मानव का अध्ययन करना प्रारंभ किया। यानी उनकी विचारधारा क्या थी? मानव केंद्रित विचारधारा। और उसमें जो विचारक निकल कर आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे? सोफिस्ट। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था सोफिस्ट शब्द सोफिया शब्द से निकला है, और सोफिया शब्द के मायने आप लोग जानते हो, बुद्धि या बुद्धिमान। तो सोफिया शब्द का मतलब क्या हुआ? बुद्धि या बुद्धिमान। लेकिन जो सोफिस्ट लोग थे ये बुद्धिमत्ता को उतना महत्व नहीं देते थे। ये चतुर लोग थे, ये वाक्पटु थे, ये अपने तर्क वितर्कों से सामने वाले को परास्त कर दिया करते थे। ये सच्चे अर्थों में दार्शनिक नहीं थे। तो उसकी पृष्ठभूमि भी हमने आपको बताई थी कि यूनान में उस समय परंपराएं थी, छोटे छोटे नगर राज थे, गणतंत्र थे। आज जैसी कानून व्यवस्था तो थी नहीं।
तो वहां लोगों को कोई उनके अगेंस्ट कोई अभियोग वगैरह लगाया जाए तो उनको अपना केस लड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुनना पड़ता था और वो उनकी तौर से लड़ते थे। तो बड़े बड़े जो धनवान लोग थे वो इन लोगों को धन देकर, सोफिस्टों को, और ये तर्क वितर्क करके उन धनवानों की बातों को मनवा लिया करते थे। यहां तक तो कहानी सिंपल है। अब जो कहानी स्टार्ट होती है वो जड़ है पूरा आगे तक के लिए आपको समझने के लिए, कि सोफिस्टों ने ज्ञान को प्रत्यक्ष तक सीमित कर दिया। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। जो हम लोग 5 इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। और हर व्यक्ति का प्रत्यक्ष अलग अलग होता है। तो यह महत्व किसको दे रहे हैं, व्यक्ति विशेष को। और प्रत्यक्ष अलग अलग होता है, प्रत्यक्ष सापेक्ष होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तनशील होता है। कल एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। तो ये सब सोफिस्टों द्वारा दिया गया। और फिर जो नीति शास्त्र है, इथिक्स, उसमें भी इसी थ्योरी को लागू किया गया कि अगर सबका प्रत्यक्ष अलग अलग है तो हर व्यक्ति की नैतिकता भी अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने नैतिकता को फीलिंग्स पर, भाव पर आधारित कर दिया था। तो हर इंसान की फीलिंग्स, भाव अलग अलग हैं। तो नैतिक मूल्य, सामान्य रूप से जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो वहां कुछ नैतिकता के नियम है, मोरालिटी। जैसे हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, व्यक्ति को दूसरों की मदद करना चाहिए। यही तो मोरालिटी है जो समाज में प्रचलित होती है। अब अगर हम लोग इसको छोड़ के ये कहें कि नहीं, जिस व्यक्ति को जो ठीक लगे वही उसके लिए ठीक है, तो यहां से तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी भाई। आप कहोगे आपको चोरी करना ठीक लगता है तो वो आपके लिए ठीक है। किसी को कोई दूसरा बंदा आके बोलता है कि भाई उसको चोरी करना गलत लगता है तो वो उसके लिए सही है। तो नैतिकता की जो सार्वभौम डेफिनेशन है वो खंडित हो जाती है और समाज में अव्यवस्था फैलने लगती है। फिर इन्होंने एक और काम किया था, इसी थ्योरी को इन्होंने कानून पर भी लागू किया। और चूंकि ये लोग धन लेकर पैसे वालों के पक्ष में तर्क वितर्क करते थे तो कानून की इन्होंने भी धज्जियां उड़ा दी। और इनका मूल मंत्र था कानून के संबंध में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पैसे वाले लोग इनको हायर करते थे और इनके माध्यम से अपनी जो भी चीजें होती थी वो पूरी करा लेते थे। यहां तक क्लियर? अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगी सुकरात की कहानी। ये समस्याएं छोड़ के गए ना सोफिस्ट, ये सुकरात के समकालीन है और सुकरात से पहले के भी हैं। क्या मूल मंत्र है सोफिस्टों का जो प्रोटोगोरस ने दिया था? क्या? होमो मेंसुरा। और होमो मेंसुरा को हिंदी में बोलते हैं मनुष्यम एवं प्रमाणम। तो ये होमो मेंसुरा की थ्योरी जो थी, इसी से सब कुछ ये निकला कि जिसको जो लगे, जिसको जैसा प्रत्यक्ष हो वो उसके लिए सही है। तो ये समस्या छोड़ के गए। अब आप लोग स्टार्ट हो जाए। देखो ये लिखा हुआ है सुकरात, इनका समय 469 to 399 ईसा पूर्व। पहली बात, यह प्रश्न बनता है अपना एग्जाम के लिए, शॉर्ट नोट बन सकता है 50 शब्दों का। सुकरात की समस्या का वर्णन कीजिए।
सुकरात के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या उनकी समस्या थी, उसका वर्णन करो। तो यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अब आप ही सुकरात बन जाओ यार, सीधे सीधे से। क्या समस्या है? पहली समस्या तो यह हमें दिख रही है कि सोफिस्टों ने नैतिकता को खंडित कर दिया। दूसरी समस्या हमको यह दिख रही है कि उन्होंने ज्ञान को प्रत्यक्ष पर आधारित कर दिया। तीसरी समस्या हमको यह दिख रही है कि वो व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं और व्यक्ति विशेष अलग अलग होते हैं। तो ये समस्याएं सोफिस्टों ने सुकरात को सौंपी एक तरीके से। ये देखो, तो ये प्रश्न है और देखो इसमें उनके पूर्ववर्ती तथा समकालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न थी सुकरात की समस्या। उन्हीं तो पैदा की सुकरात के सामने। एथेंस में एक मंदिर है, डेल्फी मंदिर। सुकरात उससे बड़े प्रभावित थे और उस डेल्फी मंदिर में देववाणी लिखी हुई है, देवताओं की वाणी। क्या लिखा है? मनुष्य तुम अपने को जानो। यहां से फिर और समझने की कोशिश करें कि आखिर प्रश्न उठा कि मनुष्य कौन सा मनुष्य, मनुष्य क्या है? इससे बहुत इंस्पायर्ड थे सुकरात। डेल्फी मंदिर में जो लिखा हुआ था, डेल्फी मंदिर में लिखा हुआ है मनुष्य तुम अपने को जानो। तो अब प्रश्न उठा मनुष्य क्या है? वो देखो, मनुष्य तुम अपने को जानो। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करते चलो। एक तरफ लिखे हैं सोफिस्ट और एक तरफ लिखे हैं सुकरात। सोफिस्ट क्या कहते हैं? मनुष्य विशेष, स्पेसिफिक मनुष्य, एक दूसरे से भिन्न होते हैं मनुष्य। बहुत ही विस्तार से हमने बताया था, वो मनुष्य के ज्ञान को आत्मनिष्ठ, विषयनिष्ठ, इंडिविजुअल मानते थे। जिसको जैसा लगे वो उसके लिए सही है। मानव ज्ञान को क्या मानते थे? प्रत्यक्ष पर आधारित। और मानव आचार यानी नैतिकता को किस पर आधारित मानते थे? फीलिंग्स पर। यह सब काम किया किसने? सोफिस्टों ने। तो इसके अलग चीज बोलेंगे अब सुकरात। देखो एक चीज समझ लो, ये आपको आगे फिलॉसफी में काफी बार समझने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। सामान्य और विशेष। सामान्य का मतलब यूनिवर्सल और विशेष का मतलब स्पेसिफिक या इंडिविजुअल। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ लो। एक शब्द है समानता। क्या शब्द है? समानता। समानता एक यूनिवर्सल शब्द है। अब अगर हम समानता को किसी क्षेत्र पर लागू करें तो वो हो जाता है विशेष। समानता तो एक शब्द है, अब समानता को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्त्री पुरुष के बीच समानता, तो वो क्या है? विशेष है। समानता तो यूनिवर्सल है, लेकिन अगर हम बात करें स्त्री पुरुष के बीच समानता होना चाहिए तो वो हम क्या है? स्पेसिफिक बात कह रहे हैं। या धर्मों के बीच समानता होना चाहिए तो हम स्पेसिफिक बात कह रहे हैं। तो ये लोग स्पेसिफिक चीज पर जोर देते थे। कौन? सोफिस्ट। और सुकरात कहते थे कि नहीं, मनुष्य जो है वो सामान्य है, यूनिवर्सल है और सभी मनुष्यों में तर्क बुद्धि पाई जाती है और व्यक्ति तर्क बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करता है और जो तर्क बुद्धि से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह होता है सर्वव्यापी और सर्वमान्य।
किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। प्रत्यक्ष से आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हो, वो ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है। तो सुकरात इस ज्ञान को मान्यता नहीं देते थे। सुकरात ने कहा कि नहीं, हमारी इंद्रियों के अतिरिक्त बुद्धि भी होती है व्यक्ति की, और जो बुद्धि से ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो सामान्य होगा, सर्वव्यापी होगा, क्योंकि बुद्धि सभी मानवों में सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ये देखो लिखा हुआ है, आप लोग देखते जाओ, पढ़ते जाओ। सामान्य यूनिवर्सल मनुष्य की बात कर रहे हैं, और उसका सार तत्व क्या होता है? तर्क बुद्धि। सभी मनुष्यों में सामान्य रूप से पाई जाती है तर्क बुद्धि, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वह सर्वव्यापी होगा और सर्वमान्य होगा। यहां से आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ रहा होगा कि सोफिस्ट कहते थे कि ज्ञान सर्वव्यापी नहीं होता है, ज्ञान ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ज्ञान क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। लेकिन सुकरात क्या कह रहे हैं कि ज्ञान यूनिवर्सल है, और ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान किससे प्राप्त हो रहा है? बुद्धि से। किसी कोई दिक्कत आए तो अभी पूछ लेना। चलिए, देखो सुकरात क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। तो ज्ञान कैसे मिलता है? जाति विषयक सामान्य संप्रत्यात्मक। इसको समझ लो जोड़ थोड़ा सा। कल भी हमने आपको बताया था कि अब थोड़ी कहानी बदलेगी। आपको 3 शब्द बार बार पढ़ने पड़ेंगे इन विचारकों के संबंध में: प्रत्यक्ष, संप्रत्यय और प्रत्यय। चलो अभी हम आपसे पूछते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? इंद्रियों से जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान के संदर्भ में आप लोग ये भी जानते हो कि प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है, इंडिविजुअल होता है, परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है, जिसको जो लगे वैसा होता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ज्ञान जिसको जो लगे वैसा होता है, तो ये बात जमेगी नहीं। ज्ञान जो हमारे लिए होना चाहिए वो आपके लिए भी होना चाहिए, वो आपके लिए भी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ज्ञान, सुकरात क्या कहेंगे? ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है। और वो खंडित कर देंगे किसको? होमो मैंसुरा को, कि होमो मैंसुरा उचित नहीं है। तो जैसे इन्होंने ज्ञान के संदर्भ में कहा, वैसे ही उन्होंने इथिक्स के संदर्भ में भी बोला कि जो इथिक्स आचार नियम होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। ईमानदारी करना भारत में अच्छा माना जाए तो ईमानदारी करना अमेरिका में भी अच्छा माना जाएगा। यह नहीं है कि भारत में ईमानदारी अच्छी मानी जाए, अमेरिका में बुरी माना जाए। तो उन्होंने क्या कहा है कि आचार नियम, जो नैतिकता के नियम होते हैं, वो भी यूनिवर्सल होते हैं और सभी मनुष्यों के लिए एक समान होते हैं। ये उनका कहना था। ठीक है। अब एक प्रश्न यह भी बनता है, शुभत्व क्या है? शुभ क्या है आखिर? क्या होता है शुभ? तो इन्होंने, सुकरात ने बताया, और यह प्रश्न आपके एमपीपीएससी 2020 में आ चुका है। शुभत्व क्या है? नैतिक शुभ जो है, सर्वोच्च, वो सद्गुण है, और सद्गुण का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आप जिस दिन सद्गुण का ज्ञान कर लोगे वो ही सच्चा ज्ञान है, और सद्गुण ज्ञान है। यही प्रश्न आपका एमपीपीएससी 2020 के
पेपर में आया हुआ है, उसमें लिखा था सद्गुण ज्ञान है। तो ये 3 लाइनें आपको उसमें लिखने थी, आपको पूरे के पूरे नंबर उसमें मिलने हैं। नोट कर लो इसको सभी लोग। सुभत्व को गुडनेस बोल सकते हो, जो सर्वोच्च एक तरीके से नैतिकता है, जो सबकी भलाई चाहती है, तो उसको कहते हैं सुभत्व, और उसका ही ज्ञान हमको प्राप्त करना है, ऐसा सुकरात का कहना था। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग खोल लें आप लोग। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहे हैं, जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों के संदर्भ में आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द लिखा हुआ है संप्रत्यय, ठीक है। तो शुरू में भी हमने आपको उल्लेख किया था प्रत्यक्ष, संप्रत्यय और प्रत्यय। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, 5 इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान होता है क्या? प्रत्यक्ष। इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष को आप लोग जानते हो कि प्रत्यक्ष ज्ञान परिवर्तनशील होता है, इंडिविजुअल होता है, सापेक्ष होता है, सर्वव्यापी, सर्वमान्य नहीं होता है। लेकिन यही तो समस्या है सुकरात के लिए कि भैया वो उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जो हमको भी सही लगे, आपको भी सही लगे। वो उस प्रकार की नैतिकता को स्थापित करना चाहते थे जो एक व्यक्ति के लिए सही हो, दूसरे व्यक्ति के लिए सही हो, सभी के लिए सही हो। यही तो समस्या है। तो अगर हम प्रत्यक्ष पर आधारित होकर ज्ञान प्राप्त करें तो यह संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ज्ञान क्या होता है? संप्रत्यय होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए, यह संप्रत्यय क्या होता है? अभी आपको देखो बहुत साधारण शब्दों में हम आपको बता देते हैं। आप सब हमारे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़के बैठे हुए हो। प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक व्यक्ति में 2 गुण पाए जाते हैं। एक उसके गुण होते हैं, कितना चला गया, बुलाना जरा संजीव को यार। हाँ चलो ठीक। तो देखो, अब हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? संप्रत्यय का। नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय। तो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी व्यक्ति होते हैं, उनमें 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक उनके होते हैं आकस्मिक गुण और एक होता है उसका सार गुण। अब जैसे ये लड़कों का समूह बैठा हुआ है हमारे सामने, इनके आकस्मिक गुण क्या हैं? कोई लड़का लंबा है, कोई लड़का छोटा है, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल छोटे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये क्या है? ये उसके आकस्मिक गुण हैं। लेकिन सभी लड़कों में एक चीज कॉमन है, वो है लड़कापन। समझ लेना इसको, क्या कॉमन है?
लड़कापन। और एग्जाम्पल लो, आप लोग तमाम सारी गायों का अध्ययन करो। कोई गाय सफेद होगी, कोई गाय काली होगी, किसी के सींग लंबे होंगे, किसी के सींग छोटे होंगे। तो ये उसके क्या है, आकस्मिक गुण है। लेकिन सभी गायों में एक चीज कॉमन होगी, वो गोत्व या गायपन। अब आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, गायपन को आप किस इंद्रिय से जान सकते हो? गायपन को कौन सी इंद्रिय से जानोगे? गायपन कॉमन गुण है, पूरी गायों में जो एक गुण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गायपन। गायपन को तो हम किसी भी इंद्रिय से नहीं जान सकते। लड़कीपन को कैसे जानोगे? बताओ भाई, लड़कीपन है लिख दिया, इसको किस इंद्रिय से जानोगे? लड़कीपन, गायपन, इनको हम जानते हैं बुद्धि से, तर्क बुद्धि से। तो क्या है, देखो बड़ी सरल सी बात है कि ये जो संप्रत्यय है, देखो इसमें लिखा हुआ है, किसी एक ही जाति के अंतर्गत अनेक वस्तु विशेषों में निहित बुद्धि द्वारा अपकर्षित सामान्य सार गुण को संप्रत्यय कहा जाता है। तमाम सारे लड़के हैं, लड़कों को देखा, लड़कों में दो प्रकार के गुण, एक उनका आकस्मिक गुण है। वो आकस्मिक गुण अलग हो सकता है, लंबा हो सकता है लड़का, छोटा हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, लेकिन सभी लड़कों में एक चीज कॉमन होगी, लड़कापन। लेकिन लड़केपन को हम बुद्धि से जानेंगे, लड़केपन को किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते, और उसी लड़केपन को कहा जाता है संप्रत्यय। अब किसी भी चीज का आपको संप्रत्यय बनाना है, जैसे यहां तमाम सारी कुर्सियां रखी हुई, तो ये कुर्सी, वो कुर्सी, ये तो कुर्सी विशेष हो गई, लेकिन सामान्य सभी कुर्सियों में एक चीज कॉमन है, इसका कुर्सीपन। और कुर्सीपन को हम किसी भी इंद्रिय के माध्यम से नहीं जान सकते, उसको हम जानते हैं तर्क बुद्धि से, और वो ही कहलाता है संप्रत्यय। कर लो इसको नोट सभी लोग। तत्वबुद्धि का थोड़ा सा वो डिफाइन कर देना, जैसे आप बोल रहे इंद्रिय से नहीं वो कर सकते तत्वबुद्धि से, तो देखो क्या होता है कि ये लोग जो दार्शनिक लोग थे ना प्रारंभिक अवस्था में, देखो सब उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपने अपने तर्क दिए। देखो दर्शन शास्त्र में ये होता है कि आप किसी भी दार्शनिक को पढ़ोगे, आपको उसकी कुछ बातें नितांत गलत लगेंगी, सिंपल सी बात है। वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। हमको ये याद रखना है कि फला फला दार्शनिक ने क्या बोला है। सुकरात महोदय का ये कहना था कि वो ये चाहते थे कि ज्ञान सर्वव्यापी होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को जो अच्छा लगे वो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, सबको जो अच्छा लगे वो होना चाहिए। अब सबको जो अच्छा लगे वो हम इंद्रियों से तो नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंडिविजुअल हो जाता है। अब आपके दांत में दर्द है, अब उस दांत के दर्द की पीड़ा को आप ही बता सकते हो, वो पीड़ा ये नहीं बता सकते। तो इंडिविजुअल ज्ञान को मान्यता सुकरात नहीं देते। उनका कहना है कि ज्ञान सार्वभौमिक होना चाहिए, जो मेरे लिए सही हो वो सबके लिए सही हो, इसके लिए सही हो, यूनिवर्सल होना चाहिए। अब यूनिवर्सल हम लोग इंद्रियों से तो नहीं जान सकते,
यूनिवर्सल को हम कैसे जाने, सामान्य को हम कैसे जाने? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति में इंद्रियों के अतिरिक्त बुद्धि भी होती है। तो यूनिवर्सल का ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं? अपनी तर्क बुद्धि से। ये उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सल या सामान्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तर्क बुद्धि से। अब सामान्य क्या होता है, संप्रत्यय क्या होता है, तो उन्होंने इसको भी डिफाइन किया। उन्होंने ये कहा कि सामान्य जो होता है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं का कॉमन गुण होता है। कॉमन गुण मान लो इसको, है ना। तो जैसे तमाम सारी लड़कियां हैं, कोई लड़की लंबी, छोटी, काली, नाटी, ये विशेष है, लेकिन उनका कॉमन गुण क्या है? लड़कीपन। उनमें लड़कीपन जरूर होगा, लेकिन लड़कीपन एक ऐसी चीज है जिसको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो लड़कीपन को किससे जानेंगे हम? बुद्धि से। तो संप्रत्यय को हम किससे जानते हैं? बुद्धि से। ये उनका कहना था। यही सारी बातें लिखी हुई हैं, देखो। देखो, प्रत्येक प्रकार में दो गुण होते हैं। एक होते हैं आकस्मिक गुण, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं। जैसे मानव काला, गोरा, लंबा, नाटा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी लंबे हो और जरूरी नहीं है सभी छोटे हो। ये कौन से गुण होते हैं? आकस्मिक गुण। एक होता है सार गुण। किसी एक जाति के अंतर्गत सभी व्यक्ति विशेषों में सामान्य रूप से पाया जाता है। और मानव का जो सार गुण पाया जाता है, मानव या तो विवेकशील होगा या उसमें पशुओं जैसे लक्षण होंगे। ये मानव का सार गुण है। तो देखो, ये चीज थोड़ी सी बारीक है, इसको फिर आप लोग समझ लो बड़े ध्यान से। और कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपसे ही हम प्रश्न करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? अब आप ही लोग आंसर दो हमको। चलो बोलो, जोर से बोलो सभी लोग। जो ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होता है वो प्रत्यक्ष होता है। 5 इंद्रियां हमारी। प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान इंडिविजुअल होता है, आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है, परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है। क्लियर? अब बात चलेगी संप्रत्यय की। तो सीधी सी बात है, संप्रत्यय को हम इंद्रियों से नहीं जानते। तो संप्रत्यय को हम किससे जानेंगे? बुद्धि से जानेंगे। संप्रत्यय पर आधारित ज्ञान सर्वव्यापी होता है और प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान सर्वव्यापी नहीं होता है। प्रश्न उठा, संप्रत्यय को कैसे जाने? ये संप्रत्यय क्या भला है? तो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, समूह हो, कोई, उसका कॉमन गुण जो होता है, सामान्य गुण जो होता है, उसको कहते हैं संप्रत्यय। यही एग्जाम्पल वहां किताबों में लिखा हुआ मिलता है तमाम जगह कि हम लोग तमाम सारी गायों का प्रत्यक्ष करते हैं, उनको देखते हैं। लेकिन जब हम गायों को देखते हैं तो कुछ गाय लंबी हैं, कुछ काली हैं, कुछ नाटी हैं, किसी की सींग लंबी है, किसी की पूंछ लंबी है, तो वो हो गई विशेष गाय। लेकिन सभी गायों में एक चीज कॉमन होगी, उनमें गायपन होगा, गोत्व का लक्षण होगा। अब जैसे आपसे कहें, इतनी सारी लड़कियां बैठी, इनमें सब में एक चीज कॉमन है यार, लड़कीपन है इनमें।
अब लड़कीपन तो हो गया संप्रत्यय, अब लड़की अलग अलग विशेष हो गई। जैसे ये लड़की बैठी, ये बैठी, ये बैठी, ये बैठी, इनके अलग अलग गुण हैं, उनके आकस्मिक गुण हैं, कोई लंबी, कोई छोटी, कोई नाटी। और इसको हम लोग किससे जान रहे हैं? प्रत्यक्ष से। लेकिन जो लड़कीपन है उसको हम जानते हैं संप्रत्यय यानी बुद्धि से। यह अंतर है। और जो संप्रत्यय पर आधारित ज्ञान होगा वो सर्वव्यापी होगा। और यही तो सुकरात कहते थे कि ज्ञान को क्या होना चाहिए? सर्वव्यापी होना चाहिए। नैतिकता को क्या होना चाहिए? सर्वव्यापी होना चाहिए। बताओ भाई, अब कोई संप्रत्यय में अगर आपसे प्रश्न करे तो बता देंगे ना संप्रत्यय क्या होता है? ठीक, बहुत अच्छी बात। नहीं आता समझ में फिर उसको पूछना कल फिर, और उसको आगे और करेंगे। यह भी एक प्रश्न बनता है, संप्रत्यय प्राप्त करने की विधि क्या होती है? क्या मेथड है? तो देखो, वस्तु विशेष तो प्रत्यक्ष से प्राप्त होते हैं। जैसे आपको गाय का संप्रत्यय प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? कुछ गायों का निरीक्षण यानी प्रत्यक्ष करेंगे। गाय क्या होगी? काली हो सकती है, सफेद हो सकती है। गाय का रूप रंग उसके क्या हो गए? आकस्मिक गुण हो गए। लेकिन सभी गायों में एक चीज कॉमन होगी। क्या होगी कॉमन? गायपन होगा उनमें। उनमें क्या होगा? गायपन होगा। और वो गायपन क्या कहलाएगा? संप्रत्यय। एक बार फिर समझ लो, किसी का भी आपको संप्रत्यय बनाना है तो उस वस्तुओं में दो प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे। एक गुण होंगे जिनको आकस्मिक गुण कहते हैं, वो किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। एक गुण ऐसा होगा जो सब में कॉमन होगा, और जो सब में कॉमन है वो ही है क्या? संप्रत्यय, कॉमन गुण। तो देखो, गाय का रूप रंग आकस्मिक गुण है, इनको छोड़ देना है, त्याग देना है। गोत्व यानी गायपन, यह है, ये गाय का संप्रत्यय है। सभी गायों में एक समान उसके सार गुण के रूप में पाया जाता है। सभी गायों में एक चीज जरूर होगी, वो होगा गायपन। और जो गायपन है वो संप्रत्यय है, और उसको हम किससे प्राप्त करते हैं? बुद्धि से प्राप्त करते हैं। ये लाइन अच्छे से समझ लेना। संप्रत्यय वह है जो विशिष्ट वस्तुओं में निहित उनका सामान्य गुण है, कॉमन गुण है, और उस कॉमन गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रत्यय। क्या हो गया? थोड़ा और डिफाइन कर दें। देखो बेटा, जैसे आप हैं, आप 5 सहेलियां हो, है ना? ये आपकी सहेली है, ये आपकी। क्या आप सभी एक ही कद की हो? नहीं हो ना? क्या आपके सभी के बाल एक जैसे हैं? नहीं है ना? सब में क्या चीज कॉमन है? लड़कीपन। मतलब आप में एक लड़कीपन नाम की चीज है, ठीक है? अब उस लड़कीपन को हम किस इंद्रिय से जान सकते हैं? ये बताओ। काला गोरा होना ये तो हम इंद्रिय से जान सकते हैं। आप लंबे कद की हो, हम आंखों से जान सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो लड़कीपन है उसको किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए हमको क्या चाहिए? बुद्धि। और लड़कीपन बनाया कैसे जाता है? हम 10 लड़कियों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनमें 10 लड़कियों में अलग अलग गुण होंगे। उन गुणों को छोड़ना है, क्योंकि वो क्या है? आकस्मिक गुण है, सब में कॉमन नहीं है।
सब में कॉमन क्या है? लड़कीपन। तो संप्रत्यय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको वस्तुओं का निरीक्षण करना पड़ता है और उन वस्तुओं का निरीक्षण करके उनके कॉमन गुण ढूंढने पड़ते हैं, और जो कॉमन गुण होगा वो होगा संप्रत्यय। उसको इंद्रिय से प्राप्त नहीं करेंगे, उसको किससे प्राप्त करेंगे? बुद्धि से। ये है बेटा। बताओ किसी और को कोई प्रॉब्लम? अब यहीं से बहुत मतलब दर्शन शास्त्र की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। बड़े समस्या वाले प्रश्न खड़े होंगे। अभी तो वो एक आध इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें। पहला प्रश्न ये उठेगा कि ये संप्रत्यय रहते कहां हैं? चलो मान लिया संप्रत्यय हैं, ये होते कहां हैं? क्या प्रत्यक्ष में होते हैं कि कहीं और होते हैं? ज्योमेट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, ज्यामिति। किसी को रेखा की परिभाषा याद है? बताओ। किसी ने रेखा की परिभाषा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, रेखा की परिभाषा बताओ ज्योमेट्री में क्या मानी जाती है? नहीं, ये तो परिभाषा नहीं है रेखा की। बताएं आप लोग, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, रेखा की क्या परिभाषा है? चलो हम बता देते हैं। ज्योमेट्री में रेखा की परिभाषा माना जाता है ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई ना हो। क्या होना चाहिए उसमें? लंबाई हो लेकिन चौड़ाई ना हो। यह है। अब आप हमको खींच के दिखा दो रेखा कोई बोर्ड पे, अपनी नोटबुक पे, जिसमें केवल लंबाई हो चौड़ाई ना हो। खींचो। चौड़ाई हुई कि नहीं हुई? चौड़ाई हुई कि नहीं हुई? तो फिर वो जो रेखा की परिभाषा मानी जा रही है वो रेखा कहां है? कहां रहती है वो रेखा? हीरोइन रेखा नहीं, ये वाली रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा के उसमें चक्कर मत पड़ जाना। ये रेखा कहां रहती है? प्लेटो कहते हैं ये रेखा का प्रत्यय है, ये स्वर्ग में रहता है। कहां रहता है? ये स्वर्ग में रहता है। उस रेखा को ज्योमेट्री में अप्लाई करके हम लोग कितनी समस्याएं हल करते हैं। बिना गणित के, बिना ज्योमेट्री के ये सब कुछ संभव है बनना। लेकिन उस रेखा की डेफिनेशन क्या है? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो चौड़ाई ना हो। लेकिन अगर हम कोई रेखा अगर खींचते हैं तो उसमें चौड़ाई जरूर ना होगी। तो फिर ये रेखा खींच रहे हैं, इसमें चौड़ाई आ रही, तो वो रेखा कहां रहे? वो रेखा का क्या है? प्रत्यय है। फिर प्रश्न उठा कि वो रेखा रहती कहां है? तो प्लेटो कहेंगे वो रेखा स्वर्ग में रहती। ये आगे जो कठिन दार्शनिक प्रश्न उठेंगे वो है। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। बहुत सिंपल रहो, कूल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन करो। प्रत्यक्ष सबसे पहले दिमाग में रखो। प्रत्यक्ष ज्ञान 5 इंद्रियों से, और प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वव्यापी नहीं होता। ज्ञान को लेकिन क्या होना चाहिए? सर्वव्यापी होना चाहिए। तो सर्वव्यापी ज्ञान कैसे मिलेगा? अब प्रत्यक्ष से तो मिल नहीं सकता, तो किससे मिलेगा? सुकरात ने कहा संप्रत्यय से मिलेगा। प्रश्न उठा संप्रत्यय क्या है? वस्तुओं का कॉमन गुण संप्रत्यय है। हम 10 वस्तुओं को देख रहे हैं, 20 वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तुएं अलग अलग होती हैं, लेकिन उनमें एक गुण उनका कॉमन गुण होगा। उस गुण को हम बोलेंगे सार गुण। और वो जो कॉमन गुण होगा वो हम इंद्रियों से नहीं जानेंगे। इंद्रियों से जो हम जानते हैं वो प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों से हम संप्रत्यय नहीं जानते। किससे जानते हैं? बुद्धि से जानते हैं। और बताओ भाई, आप कोई दिक्कत?
चलो अब देखो नेक्स्ट चीज, और यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सुकरात की आगमन विधि और उसकी आलोचना। देखो इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं, आगमन विधि को। बड़ी सरल सी बात है, दर्शन शास्त्र में आगमन विधि उसको कहा जाता है जब हम विशेषों का अध्ययन करके सामान्य की स्थापना करते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल समझ लो, जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको उदाहरण दिया था स्वतंत्रता वाला। अब हम लोग क्या करें, स्वतंत्रता को स्पेसिफिक प्रारंभ करें। स्त्री पुरुष की स्वतंत्रता या समानता ले लो, स्त्री पुरुष की समानता, लोगों के बीच समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इनका अध्ययन करते करते हम ओवरऑल सबसे ऊंची चीज पर पहुंच जाएं, वो क्या होगी, समानता। वो क्या चीज होगी, समानता। जब समानता शब्द कह देंगे तो उसमें सब कुछ समाहित है। तो अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करें, विशेष से, स्त्री पुरुष की समानता, आर्थिक समानता, जातिगत समानता, धार्मिक समानता, और ओवरऑल पहुंच जाएं समानता पर, तो यह विधि क्या कहलाती है, आगमन विधि। क्या विधि कहलाती है ये, आगमन। विशेष से सामान्य की ओर बढ़ने की विधि कहलाती है आगमन विधि। ये लिखा हुआ देखो, विशेषों के आधार पर सामान्य की स्थापना की विधि आगमन विधि कहलाती है। तो सुकरात को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि उनकी विधि भी आगमन विधि है, क्योंकि वो भी सामान्य की स्थापना किससे कर रहे हैं, जैसे गायपन की स्थापना किससे कर रहे हैं, वो तमाम सारी गाय विशेषों को देखकर उन्होंने गायपन की स्थापना की। तो सुकरात की विधि भी क्या होना चाहिए, आगमन विधि होना चाहिए। गायपन का संप्रत्यय कैसे प्राप्त किया, तमाम गायों को देखा ना, विशेष गायों को देखा ना, काली गाय को देखा, सफेद गाय को देखा, छोटी को देखा, मोटी को देखा, विशेष को देखते देखते उन्होंने किसकी स्थापना की, सामान्य। सामान्य बोले तो गायपन। तो हमको तो लगेगा कि ना उनकी भी विधि क्या है, आगमन विधि है, लेकिन उनकी विधि आगमन विधि नहीं है। क्यों, क्योंकि वो विशेष और सामान्य में विरोध देखते हैं। विशेष किससे प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से, और सामान्य किससे प्राप्त होता है, बुद्धि से। तो उनमें उन्होंने काइंडली डिफरेंस मान लिया है, प्रकारिक अंतर। तो उनकी विधि देखने में तो लगती है हमको आगमन विधि है, कि विशेष के माध्यम से वो सामान्य की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन वो सामान्य और विशेष में इतना विरोध पैदा कर देते हैं कि उनमें प्रकारिक अंतर हो जाता है, और वो बात साबित करती है कि उनकी विधि आगमन विधि नहीं है। तो देखो, सुकरात विशेषों और सामान्य में विरोध देखते हैं, प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि में प्रकारिक भेद मानते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष जो इंद्रिय ज्ञान होता है, सुकरात मानते हैं वो सही नहीं होता, सापेक्ष होता है, परिवर्तनशील होता है, जबकि बुद्धि को वो जो संप्रत्यय वाला ज्ञान है उसको सार्वभौमिक मानते हैं। तो उन दोनों में वो बहुत अंतर पैदा कर देते हैं, इसलिए वो विशेष को देखकर सामान्य की स्थापना नहीं कर रहे हैं। और इसलिए सुकरात की जो आगमन विधि है, जिसको हम आगमन समझ रहे हैं, वो आगमन विधि एक्चुअली में नहीं।
इसमें लास्ट थर्ड पॉइंट क्या था? लास्ट सी, प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि में प्रकारिक भेद मानते हैं। नहीं आ रहा समझ में? काइंडली डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। उसको कहते हैं हम लोग प्रकारिक अंतर है, ये काइंडली डिफरेंस है ये। तो इसको लिख लो, प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि में प्रकारिक भेद मानते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते जाओ बहुत। अब तो आपको प्रत्यक्ष केवल वस्तु विशेषों का ही हो सकता है, सिंपल है। संप्रत्यय का संबंध सामान्य से होता है। प्रत्यक्ष से हम अलग अलग गाय दे सकते हैं। संप्रत्यय का मतलब सामान्य, सामान्य क्या है? गायपन। प्रत्यक्ष के द्वारा सापेक्ष और विषयनिष्ठ ज्ञान होता है, इंडिविजुअल ज्ञान होता है। संप्रत्यय के द्वारा सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है। गायपन सर्वव्यापी है। भारत की गायों में भी गायपन है, अमेरिका की गायों में भी गायपन है, ब्राजील की गायों में भी गायपन है, लेकिन गाय अलग अलग हैं। उन सबका कॉमन गुण क्या है? गायपन, वो यूनिवर्सल है। तो यही लिखा हुआ देखो, संप्रत्यय द्वारा सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ज्ञान प्राप्त होता है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से होता है, संप्रत्यय का ज्ञान बुद्धि से होता है। तो देखो फिर आ जाओ, आगमन विधि का मतलब क्या? हम लोग विशेष का अध्ययन करके सामान्य की स्थापना करें। लेकिन यहां तो सुकरात जी ने वाट लगा दी है, विशेष और सामान्य में इतना अंतर कर दिया है, काइंडली डिफरेंस कर दिया है कि विशेष का अध्ययन करते करते हम लोग सामान्य की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी विधि आगमन विधि नहीं है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा सार है। जब प्रत्यक्ष वस्तु विशेष और सामान्य संप्रत्यय में प्रकारिक अंतर है, तो वस्तु विशेषों में सामान्य संप्रत्यय नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? गायपन कहां रहता है? लड़कीपन कहां रहता है? घोड़ापन कहां रहता है? यहां से तो ये निकल रहा है कि विशेषों में हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि इनमें दोनों में भारी अंतर है। ये लिखा हुआ है ना, देखो सबका सब। प्रत्यक्ष के द्वारा सापेक्ष और विषयनिष्ठ ज्ञान होता है, संप्रत्यय द्वारा सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से होता है, संप्रत्यय का ज्ञान बुद्धि से होता है। तो अलग अलग है ना ये। तो जब इतने अलग अलग हैं तो फिर विशेषों में संप्रत्यय होंगे ही नहीं, तो कहां होंगे? यही समस्या दर्शन शास्त्र की बड़ी उलझी हुई समस्या है। ये फिलॉसफी की बड़ी उलझी हुई समस्या है, ठीक है। और ये प्रश्न छोड़ गए हैं अब सुकरात। अब इन प्रश्न को हल कौन करेंगे? प्लेटो हल करेंगे। यहां छोड़ गए, सोफिस्ट जहां छोड़े उसको आगे उठाया सुकरात ने। फिर सुकरात भी बहुत सारी चीजें हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उठाएंगे प्लेटो, और प्लेटो भी बहुत सारी चीज हल नहीं कर पाएंगे, फिर उसको उठाएंगे अरस्तु। तो तिकड़ी है, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या है, सामान्य संप्रत्यय प्राप्त कैसे किए जाते हैं, होते कहां हैं ये? बड़े गोलमोल जवाब मिलने लगेंगे अब। देखो सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रत्यक्ष और संप्रत्यय में क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष
और संप्रत्यय में प्रकारिक अंतर कर दिया है, तो दिक्कत आ रही है ना। तो अब वो क्या कहेंगे, संप्रत्यय तो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से प्राप्त होता है। फिर वो बोलने लगेंगे प्रत्येक व्यक्ति में ये हमेशा जन्म से ही होता है, केवल उसको निकालने की जरूरत है। तो उनकी अभी आप पढ़ोगे, उनकी धात्र विधि है एक। उन्होंने कहा है कि सभी संप्रत्यय सभी व्यक्तियों में जन्म से ही होते हैं, केवल आवश्यकता इस बात की है कि उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। तो जैसे एक कुशल दाई होती है जो बच्चे को जन्म कराती है, ऐसे ये कुशल शिक्षक अपने विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों के अंदर जो संप्रत्यय छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने किया भी था। उनकी एक बहुत विधि प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बिल्कुल अनपढ़ दास को अपने सामने बिठाला था और उससे वार्तालाप करते करते उसको प्रमेय सिखा दी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये प्रमेय तो इसके अंदर जन्मजात थी, केवल उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी। तो देखो सामान्य संप्रत्यय कैसे प्राप्त किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि से। ये दिव्य दृष्टि बड़ी खतरनाक चीज है, इस पे तर्क होते ही नहीं है। ये होता है रहस्यवाद। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, हमने समाधि लगाई है और समाधि लगाई और हमको एकदम भगवान के दर्शन हो गए। अब उनसे कहो यार हमको भी करा दो, कि नहीं ये तो हम अंदर ही फील कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदर ही है, ये तो हमारे अंदर है, हमें दिखे दिखे। अब हम कह रहे हैं हमें भी दिखाओ, कि नहीं हम नहीं, अब हम समाधि लगा के बैठ जाएं और हम कहें कि तुम्हें भगवान के दिखे थे, हमें तो शैतान का दिख रहा है। ये रहस्यवाद हो जाता है, और रहस्यवाद में तर्क नहीं होते, आप उसको साबित ही नहीं कर सकते। तो ये जब 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 दार्शनिक लोग तर्क नहीं कर पाते ना, तो वो रहस्यवादी दुनिया में ले जाते हैं। ऐसी हमको दिव्य दृष्टि हो गई। अरे भैया तुम्हें दिव्य दृष्टि हो रही है किसी और चीज की, तो दूसरे को भी तो दिव्य दृष्टि किसी और चीज की हो सकती है। फिर किसकी दिव्य दृष्टि सही मान लें, आपकी मान लें या आपकी मान लें, क्योंकि उसके लिए आप कोई तर्क तो कर नहीं सकते हो। तो फिर ये लोग कहां फिसलने लगते हैं, दिव्य दृष्टि की ओर। अब क्या कह रहे हैं देखो, वस्तु विशेषों में संप्रत्यय निहित नहीं है। अब ये कहने लगे तो क्या करेंगे, पर वस्तु विशेष संप्रत्ययों को बुद्धि में झलक उठने में सहायक हो जाते हैं। हम लोग गाय को देखते देखते एकदम गायपन बुद्धि में झलक उठता है। सुकरात, सभी संप्रत्यय मानव में जन्मते समय पाए जाते हैं, सुषुप्तावस्था में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो बाहर आ जाते हैं। तो ये थ्योरीज हैं इनकी, ये फंस जाते हैं यहां पर आकर। अभी इसकी धात्र विधि हम लोग जो पढ़ेंगे तब वो और क्लियर होगा। तो देखो थोड़ी आज जटिल चीजें हुई, एक बार फिर से उनको संक्षेप में रिवाइज कर लो। एक दो बार पढ़ोगे ना और बहुत इजी लगने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सोफिस्ट कहां समस्या छोड़ के गए थे, ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यहीं तो छोड़ गए। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आ जाओ। प्रत्यक्ष पर छोड़ के गए सोफिस्ट, और हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान सर्वव्यापी नहीं होता है। अब ज्ञान को तो सर्वव्यापी होना चाहिए यार, ये बात तो नहीं कि मतलब हम लोग इंदौर में बैठी जो चीज मान रहे हैं वो मतलब कहीं और दूसरी जगह ना मानी जाए, है ना। 2+2 इंदौर में अगर 4 है तो 2+2 ग्वालियर में भी 4 होना चाहिए। ये नहीं कि वहां 2+2 9 हो और इंदौर में 2+2 4 हो, तो गलत बात होगी नहीं। तो प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान तो ऐसा नहीं है, तो अभी ज्ञान किस पर आधारित हो, तो सुकरात ने क्या कहा कि ज्ञान संप्रत्यय पर आधारित होता है। इसी को इथिक्स में लागू करो कि ज्ञान अगर प्रत्यक्ष पर आधारित है तो नीति भी प्रत्यक्ष पर आधारित हो जाती है,
और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक नियम भी अलग अलग हो जाते हैं। यह भी बड़ी गलत बात है यार। अगर हर व्यक्ति के नैतिक नियम, हर क्षेत्र के नैतिक नियम अलग अलग हों, तो फिर नैतिकता जिस पर इतना जोर दिया जाता है उसका भी कोई मायने नहीं रहेगा। इंदौर वाले कहें हमारी नैतिकता तो हत्या करना है, ग्वालियर वाले करें नहीं हमारी नैतिकता अच्छी है, हत्या नहीं करना। तो किसकी नैतिकता मानी जाए? नैतिकता वो हो जो सार्वभौमिक हो, जो भारत में मान हो तो अमेरिका में भी मान हो। भारत में भी माना जाता है कि झूठ बोलना अनैतिक काम है, अमेरिका में भी माना जाता है कि झूठ बोलना अनैतिक काम है। बिल क्लिंटन साहब फंसे थे कि नहीं फंसे थे? झूठ बोला था, उन्होंने शपथ लेके झूठ बोला था। तो नैतिकता भी सार्वभौम होना चाहिए, लेकिन नैतिकता को हम प्रत्यक्ष पर आधारित कर दें तो सार्वभौम हो नहीं सकती। तो किस पर आधारित होगी नैतिकता? संप्रत्यय पर। और संप्रत्यय किससे प्राप्त किया जाएगा? बुद्धि से। और संप्रत्यय होता क्या है? कॉमन गुण होता है। किसी भी वस्तु विशेष में जो कॉमन गुण है उसको बुद्धि निकालती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्रत्यय। ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि यहां सुकरात उलझने वाले हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और संप्रत्यय में प्राकारिक अंतर हमको देखने को मिल रहा है। काइंडली डिफरेंस है, बिल्कुल अलग अलग है। अब बिल्कुल जब अलग अलग हैं तो यहीं से फिर समस्याएं उठना पैदा हो जाती हैं कि एक तरफ आप कह रहे हो कि गायों को देखो तो गायपन बनेगा। अब जब आपने गाय और गायपन में जमीन आसमान का अंतर कर दिया तो 1,00,000 गाय को देखते रहो, गायपन कभी बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि गायपन तो बनता है बुद्धि से और गाय को देखते हैं हम इंद्रिय से। जब उन दोनों में इतना अंतर आपने कर दिया तो फिर 50 गाय देखते रहो, गायपन कभी, तो कहां है गायपन? तो घूम गए। अब बोलेंगे गायपन तो दिव्य दृष्टि से प्राप्त होता है, गायपन तो हमारे मन में पहले से ही होता है। प्लेटो और उलझेंगे, फिर वो कहेंगे गायपन तो स्वर्ग में रहता है, उलझ जाएंगे वो भी। तो जब आपने प्रत्यक्ष और संप्रत्यय में इतना भेद कर दिया, काइंडली डिफरेंस कर दिया, तो आप लाख गायों का अध्ययन करते रहो, देखते रहो, गायपन को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि गायपन बुद्धि का विषय है, गाय इंद्रिय का विषय। बताइए, क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत? बेटा आप लोग बताओ। दर्शन शास्त्र है, थोड़ा वैसा विषय होता है, इसमें बुद्धि खोल के अध्ययन करना पड़ता है। आगे देखो, ये दर्शन शास्त्र की आगे की शाखाएं थोड़ा सा आपको बता दें, वो आपके विषय में नहीं है। सुकरात ने कहा कि सभी ज्ञान मनुष्य के अंदर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि कोई उसको निकाल दे, और निकालने का काम एक कुशल व्यक्ति, कुशल शिक्षक कर सकता है। तो ऐसा भी सुकरात ने कहा। चलो, सुकरात की दर्शन विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो भाई। ये आपके जो बड़ा वाला प्रश्न बनता है 200 शब्दों वाला, इसमें ये आ सकती है। सुकरात के दर्शन की विधि क्या थी? देखो, संक्षेप में समझ लो, फिर आपको आगे और बताएंगे। जो सुकरात थे, कल उनके जीवन के बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। छोटी उम्र से ही बड़े प्रश्न किया करते थे, बहुत ज्यादा। कोई भी मिल जाए उस पर प्रश्न दागना। उनका एक दोस्त था, मोची था, जूते बनाता था।
उसके पास जाके बैठ जाते थे, देखते थे ये जूते कैसे बना रहा है, कितनी कुशलता से बना रहा है। वो बढ़ई की दुकान पर चले जाते थे, बढ़ई की दुकान पर जाकर देखते थे। तो कल आपको बताया था कि ये मेज भी लकड़ी की बनी हुई है, कुर्सी भी लकड़ी की बनी हुई है, दोनों के 4 पैर हैं, लेकिन इसको मेज क्यों बोल रहे हैं, उसको कुर्सी क्यों बोल रहे हैं? ये मेज और कुर्सी का विचार कहां से आता है? एक व्यक्ति जब मेज बनाने बैठता है तो उसके मन में क्या विचार चलता है, कैसे बना देता है? तो ये विचार कहां रहते हैं? वही तो संप्रत्यय। कहां रहते हैं ये? वही तो है संप्रत्यय। ये कहां पाए जाते हैं? तो वो क्या करते थे, उनकी विधि को वार्तालापी विधि कहा जाता है। वो बातचीत करके सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है फिलॉसफी में। वो बड़े बड़े विद्वानों से बात करते थे, जाकर उनसे डिबेट करते थे, वार्तालाप करते थे, प्रश्न रखते थे। वो जो उत्तर देता था फिर उसके प्रश्न रखते थे, तो वो उनके उत्तरों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। फिर उन्होंने एक बात बोली थी, ये शॉर्ट नोट में या 1 लाइन, ये 3 मार्कर में आ सकता है। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानी हैं समझते हैं, वो वास्तव में बेहद अज्ञानी हैं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कितनी बड़ी बात बोल दी। तो ये चीजें सुकरात के साथ थीं। तो वो वार्तालाप की विधि, बातचीत करके दार्शनिक समस्याओं के, नैतिकता के, शुभ के, सबके अर्थ जानना चाहते थे। चलो अब क्लास आज आपकी यहीं पे खत्म। इसको कल बहुत ही, या नेक्स्ट जब क्लास लगेगी मंडे को, तब इसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे। तो जितना भी पढ़ाया उसको जरा घर पे जाके सोचना, संप्रत्यय और प्रत्यक्ष के बीच अंतर को, वो अच्छे से समझ में आ गया तो आपको प्लेटो और अरस्तु भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं।